हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बहुत मज़े में होंगे और पढ़ाई लिखाई भी मस्त तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आपके हाई डिमांड के ऊपर हमने साइंस के लेक्चर्स अपलोड करने शुरू कर दिए हैं। तो अभी तक हमारे जो चैप्टर नंबर 3 है साइंस का, यानी फिजिक्स का पोर्शन, फिजिक्स का पहला चैप्टर हीट एंड टेम्परेचर, इसमें ऑलरेडी अभी तक हम 2 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहले हमने हॉट और कोल्ड यानी टेम्परेचर का इंट्रोडक्शन कवर किया। उसके बाद सेकंड लेक्चर में, यानी इसके पहले का जो लेक्चर हमने अपलोड किया है, उसमें हमने टेम्परेचर के स्केल डिस्कस किए हुए हैं, जिसमें सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल और फ़ारेनहीट स्केल के बारे में हमने स्टडी किया हुआ है। और इनका आपस में कन्वर्जन क्या होता है, 2 न्यूमेरिकल हमने बनाए जो हमारे एग्जाम्पल में दिया हुआ है। और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 में भी उसके न्यूमेरिकल्स हैं, तो उसको हम फिर एक्सरसाइज का जब टॉपिक कवर करेंगे वहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है ओके, तो पिछली क्लासेस में हम लोग टेम्परेचर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आई होप आपको वो लेक्चर समझ में आए होंगे और आपने अच्छे से देखा होगा, अपने फ्रेंड्स सर्कल में उसको शेयर भी किया होगा। तो इसी उम्मीद के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और आज हम एक नया टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है हीट। देखिए, मैं अकॉर्डिंग टू योर बुक, जैसी आपकी किताब में टॉपिक को बांधा गया है, हेडिंग बनाया गया है, उस हिसाब से हम भी आपके लिए लेक्चर शेड्यूल करेंगे। उसी के हिसाब से टॉपिक बना करके हमारे लेक्चर्स आएंगे। तो आपके पास बुक होना अनिवार्य है, नहीं है तो आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन। तो आपकी टेक्स्ट बुक के PDFs आपको मिल जाएंगे। आप हिंदी मीडियम के हो, इंग्लिश मीडियम के हो, बोलता तो मैं हिंदी में ही हूँ, भले लिखने का काम इंग्लिश में करते हूँ, तो आप उसको हिंदी में समझ के अपने शब्दों में हिंदी में भी लिख सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो इन वीडियोज़ को हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं और प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर में हम बात करेंगे। अभी तक हम टेम्परेचर डिस्कस कर रहे थे, आज हम डिस्कस करेंगे हीट। तो हेडिंग बनाइए हीट। ठीक, आज का हमारा टॉपिक है हीट। हीट क्या चीज़ होता है, ठीक है, इसके बारे में आज के लेक्चर में हम बात करेंगे और जो जो चीज़ें संभावित हो सकेंगी, पॉसिबल हो सकेंगी, उन सारी चीज़ों पर हम लोग जो है चर्चा करेंगे। ठीक है, चर्चा क्या करना मैं तो बताऊंगा, यहाँ खड़े होकर आप मुझे सुनेंगे और देखेंगे और नोट करेंगे अपनी कॉपी में। तो उम्मीद है आपके हाथ में कलम होगा, कॉपी होगी और आपकी बुक होगी, और इसी तरह से हमारी वीडियो सामने लगी होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं हीट की। हीट क्या चीज़ है? तो हीट को डिस्कस करने से पहले ऐसे समझिए, जैसे किसी बर्तन में अगर हम एक थोड़ा सा गर्म पानी ले लें, ठीक है, एक बर्तन हमने लिया छोटा सा, उसमें हमने थोड़ा सा गर्म पानी रखा, और एक दूसरा बर्तन लिया बड़ा बर्तन, उसमें हमने ठंडा पानी रखा। ठीक है, और छोटा सा बर्तन जो था जिसमें हमने गर्म पानी रखा है, उस छोटे बर्तन को, गर्म बर्तन को हमने ठंडे पानी का जो बर्तन है उस ठंडे पानी में हमने उस बर्तन को डाल दिया, तो क्या होगा, इमेजिन करिए। ठीक है, हाँ जी, तो ये हमने डायग्राम भी ले लिया। सपोज ये एक बड़ा बर्तन है और इस बड़े बर्तन में हमने ठंडा पानी रखा हुआ है, और एक छोटा बर्तन जिसमें हमने गर्म पानी रखा हुआ है, इस छोटे बर्तन को हम ठंडे पानी में डाल देते हैं, तो क्या होता है। और ये काम आप सबके घर में भी होता है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उन बच्चों की मम्मी क्या करती है, बॉटल में दूध लेती है, कटोरी में दूध लेती है और दूध गर्म रहता है, तो गर्म दूध को जल्दी ठंडा करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बर्तन में जिसमें पानी भरा हुआ है, नॉर्मल पानी हो या ठंडा पानी हो, हम गर्म दूध के बर्तन को उस पानी में डाल देते हैं, और थोड़ी देर के बाद हम क्या देखते हैं कि जो गर्म बर्तन था वो बर्तन ठंडा हो गया और आसपास का जो ठंडा पानी था वो पानी गर्म हो जाता है। ऐसा होता है, आप सब करके देखते हैं, होता है ना। हम गर्म चीज़ के बर्तन को ठंडे पानी में जब डालते हैं तो गर्म चीज़ के बर्तन का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठंडे पानी का टेम्परेचर कम होता है। जैसे ही हम गर्म बॉडी को ठंडे बॉडी में डालते हैं तो हम ये देखते हैं जो पानी ठंडा था वो अब गर्म हो गया, और जो बर्तन गर्म था वो ठंडा हो गया। तो ऐसा क्यों हो गया? ठीक है, और ये काम सबके घर में होता है। हमको खाना जो है वो प्रिजर्व करना ज़्यादा पसंद है, यानी खाना हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा लंबे समय तक चले, तो हमारे भोजन, हमारे फूड ख़राब ना हो जाएं, स्पॉइल ना हो जाएं, उसके कारण से हम खाने को भी ठंडे पानी के बर्तन में इस तरह से रखते हैं, यानी एक बर्तन के अंदर दूसरा बर्तन रखा जाता है अपने फूड को स्पॉइल होने से बचाने के लिए। ठीक है, ऐसा करते हैं। जैसे
हमने एक बर्तन में खाना रखा, अब हम चाहते हैं कि इस बर्तन में रखा हुआ खाना खराब ना हो, ये वाला बर्तन, इसके अंदर खाना रखा है, अब ये खाना खराब मत हो, तो इसको क्या करते हैं, एक दूसरे बड़े बर्तन के अंदर इसको डाल देते हैं और उस बड़े बर्तन में पानी भरा होगा, या बिना पानी के भी एक बर्तन, बड़े बर्तन के अंदर हम जिस बर्तन में हमने खाना रखा है उसको डाल दिए और पैक कर दिए, एक बड़े बर्तन के अंदर फूड वाला जो बर्तन हमारा उसको रख देते हैं। इवन पानी के बीच में भी हम अपने खाने वाले बर्तन को रखते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। ये पहले ज़्यादातर यूज़ होता था, आज के डेट में जब से रेफ्रिजरेटर आ गया है तब से हम क्या करते हैं, अपने जो बर्तन है जिसमें खाने हम रखते हैं उस बर्तन को उठा करके फ्रिज में रख देते हैं डायरेक्ट। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आसपास का टेम्परेचर कैसा होता है, ठंडा, और हमारे बर्तन का टेम्परेचर कैसा होता है, गर्म। तो थोड़ी देर के बाद अगर हमने ठंडी जगह पर बर्तन को रखा है, गर्म बर्तन को, तो गर्म बर्तन ठंडा हो जाता है और आसपास का टेम्परेचर जो है वो गर्म हो जाता है। जैसे हम गर्म पानी के बर्तन को ठंडे पानी के बर्तन में डालेंगे तो ये गर्म बर्तन क्या हो जाएगा, ठंडा, और ये पानी जो आसपास पहले ठंडा था वो पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। समझ में आया? अब ऐसा होता क्यों है सोच के देखिए, ऐसा क्या हुआ और ऐसा कैसे हो गया और ऐसा क्यों हुआ कि गर्म बर्तन ठंडा हो गया और ठंडा बर्तन गर्म हो गया। ठीक है, तो सोच के देखिए। ऐसा इसलिए हो गया, ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिएगा। ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि पहले इस गर्म बर्तन के अंदर कोई चीज़ थी। क्या थी? कोई चीज़। ठीक है, जब तक वो चीज़ इस गर्म बर्तन के अंदर थी, इस गर्म बर्तन का टेम्परेचर हाई था, ज़्यादा टेम्परेचर था, और जैसे ही हमने इस ठंडे पानी के बर्तन में इस गर्म बर्तन को डाला तो वो जो चीज़ इस गर्म बर्तन के अंदर थी जिसके कारण से ये गर्म था या इसका टेम्परेचर हाई था, वो चीज़ इस बर्तन में से निकल गई और इस पानी के कंटेनर में आ गई, इस पानी में घुस गई। जैसे ही वो चीज़ यहाँ से निकली और इस पानी में गई तो पानी को गर्म कर दी, तो गर्म करने वाली कोई चीज़ होगी। अब चीज़ कुछ भी हो सकती है, इसको इमेजिन करके देखिए। पहले वो चीज़, अभी हम उस चीज़ का नाम रखेंगे, पहले वो चीज़ इस गर्म बर्तन के अंदर थी तो इस गर्म बर्तन का टेम्परेचर हाई था, गर्म था ये। थोड़ी देर के बाद वो चीज़ इस गर्म बर्तन में से निकल के ठंडे पानी में चली गई, तो जैसे ही ठंडे पानी में गई उस ठंडे पानी को उसने गर्म कर दिया। उसका काम ही है गर्म करना, टेम्परेचर बढ़ाना। ठीक है, तो वो चीज़ जो है वो चीज़ क्या है? तो हमारा आंसर है वो चीज़ है हीट। क्या है? हीट। तो हीट एक ऐसा फैक्टर होता है जो जब किसी बॉडी में एंटर करता है तो उस बॉडी को गर्म कर देता है, उसका टेम्परेचर बढ़ा देता है, और जब किसी बॉडी से हीट निकल जाती है तो वो बॉडी ठंडा हो जाता है, उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। अब आप उसको छुएंगे तो आपको ठंडा लगेगा या नॉर्मल लगेगा, और जैसे ही हीट इसके अंदर घुस गई तो हीट उसको क्या करेगी? गर्म कर देगी, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो जिस चीज़ के आने जाने से किसी बॉडी का टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है उस चीज़ को क्या बोलते हैं? उस चीज़ को हम बोलते हैं हीट। सो व्हाट इज हीट? हीट इज दोज सब्सटेंस, दोज मटेरियल, नॉट मटेरियल, अभी आप इसको हम डिफाइन नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक बात कर रहे हैं। हीट इज दैट कैरेक्टरिस्टिक और दैट थिंग्स विच एंटर्स इन एनी बॉडी देन द बॉडी टेम्परेचर शुड राइज। उसका टेम्परेचर बढ़ जाना चाहिए, ये बढ़ जाता है, ऐसे बोलेंगे। समझ आया? और जब हीट किसी बॉडी से निकल जाती है तो उस बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो हीट एक ऐसी चीज़ होती है जो बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाती है या घटाती है, यानी टेम्परेचर चेंज करती है। तो हीट का काम क्या है? टेम्परेचर को चेंज करना। चेंज कैसे करेंगे? किसी बॉडी में अगर हीट चली गई तो उस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बढ़ा देगी, इंक्रीज कर देगी, और अगर किसी बॉडी में से हीट निकल गई तो उस बॉडी के टेम्परेचर को कम कर देगी। समझ में आया? अच्छा, ये हीट अब होती क्या है? क्या ये कोई वस्तु है, कोई चीज़ है, या कुछ और है, ना दिखने वाली चीज़? तो इसके लिए ना बहुत सारी कहानियाँ बनी, बहुत सारी थ्योरी बनी। एक पुरानी थ्योरी है जो आपकी किताब में भी छपी हुई है, वो मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। पुराने ज़माने में हम लोग ये सोचते थे कि हीट एक ना दिखने वाला लिक्विड है। क्या है? ना दिखने वाला लिक्विड, लिक्विड या फ्लूइड कह लीजिए। फ्लूइड शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फ्लूइड, फ्लूइड का मतलब होता है ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो बह सकती है, फ्लो हो सकती है। जैसे पानी के पास ये खूबी होती है कि पानी को आप यहाँ ज़मीन में डालोगे, ऐसे एक बर्तन में, डब्बे में पानी लिया, पानी ऐसे फेंक दिया, तो पानी क्या होगा? पानी ऐसे फ्लो होगा, बहेगा। नदी में आप देखते हैं कि पानी ऐसे फ्लो होता है, बहता है। तो ये जो बहने की टेंडेंसी होती है, बहने की जो प्रॉपर्टी होती है, फ्लो होने की प्रॉपर्टी, इसकी वजह से उस मटेरियल को क्या बोलेंगे जो बहता है, फ्लो होता है? फ्लूइड बोलेंगे। और कौन कौन सी चीज़ आप जानते हैं जो बह सकती है? एक तो पानी हो गया, कोई भी तरल चीज़ें, लिक्विड चीज़ें, हर लिक्विड चीज़ क्या होती है? फ्लो होती है। समझ में आया? सॉलिड में एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मरकरी।
वो बेसिकली सॉलिड है लेकिन लिक्विड स्टेट में रहता है, तो वो भी फ्लो होता है। पारा जो थर्मोमीटर के अंदर होता है, ठीक है, ओके। तो कोई भी चीज़ जो फ्लो हो सकती है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड। तो पुराने टाइम पे हम लोग ये सोचते थे कि एक फ्लूइड होता है जो आँख से दिखता नहीं, इनविजिबल फ्लूइड। वो फ्लूइड जिस बर्तन में चला जाता है उस बर्तन को गर्म कर देता है, उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है। और जिस बर्तन से वो फ्लूइड निकल जाएगा, बह के बाहर चला जाएगा, निकल जाएगा, तो उस बर्तन का टेम्परेचर कम हो जाएगा। हमने पुराने टाइम पे उसका नाम रखा था फ्लूइड का कैलोरिक। क्या बोलते थे, इनविजिबल फ्लूइड, इनविजिबल फ्लूइड। और इसका नाम क्या रखा था, कैलोरिक, कैलोरिक। ठीक है, ये पुरानी अवधारणाएं थी हमारी, पुरानी मान्यताएं थी, हालांकि ये सही नहीं है, ये गलत है। समझ आ रहा है? तो ये पहले पुराने टाइम पर हम मानते थे कि हीट क्या चीज़ होता है, एक टाइप का लिक्विड होता है, एक टाइप का फ्लूइड होता है जो आंख से नहीं दिखता लेकिन होता है, भले दिखे मत दिखे लेकिन होता है। तो ये लिक्विड, ये फ्लूइड जब किसी बर्तन में चला जाता है तो उस बर्तन का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जिस बर्तन से ये निकल जाता है उसका अपना टेम्परेचर कम हो जाता है। तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कम होता है, किसके कारण? आंसर है फ्लूइड के कारण, जो आंख से नहीं दिखता। और उस फ्लूइड का नाम क्या रखा था हमने, कैलोरिक। लेकिन ऐसा नहीं है, बाद में ये थ्योरी फेल हो गई। आपके बुक में जो है एक कॉलम भी लिखा हुआ है उन्होंने, आप उसको जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। रामफोर्ड नाम के एक मिलिट्री मैन थे, साइंटिस्ट थे। वो क्या करते थे, जो तोप होती है, तोप तो आप समझते हैं ना, जिससे गोला फायर किया जाता है, उसमें बोर करने का काम करते थे मिलिट्री में। ठीक है, तोप में बोर करते थे यानी छेद करते थे, और छेद करने के लिए मेटल यूज़ करते थे, मेटल के मोटर्स, और वो मोटर्स घोड़े चलाते थे। तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता होगा, ऐसे समझिए। अब उसका डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं, किस तरह का अरेंजमेंट है। सपोज ये इस तरह से, यहाँ पर हमने एक रस्सी लगाया और यहाँ हॉर्स बांध दिए, ठीक ऐसे। और ये जो चीज़ है ये बोर मशीन है, मान लीजिए। यहाँ हमने तोप रखा ऐसे, और यहाँ तोप में हम छेद कर रहे हैं, बोर करना है हमको यहाँ पे ऐसे। तो बोर कैसे होगा, जब ये आपने ज़मीन में बोर होते हुए देखा है, पानी के लिए जब हम बोरिंग करवाते हैं, घर में बोर करवाते हैं, तो उनका जो मेटल का रॉड होता है, वो रॉड क्या होता है, घूमता है और ज़मीन में अंदर जाता है। जैसे जैसे घूमता है वैसे वैसे ज़मीन में गड्ढा करता जाता है। तो अगर इसमें भी बोर करना है मेटल में, ये तोप है, तोप को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कैनन, ठीक है। तो कैनन में अगर हमको बोर करना है तो ये जो मेटल की रॉड है ये गोल गोल घूमनी चाहिए। अब ये गोल गोल कैसे घूमेगी, तो घुमाने के लिए उस समय तो कोई मोटर मशीन ईजाद किए नहीं थे, क्योंकि ये 1700 की बात है, 1798 1795 की बात है, ठीक है। तो ये कैसे चलाते थे, इसको कैसे घुमाते थे, हॉर्स की हेल्प से। तो घोड़े जो है ऐसे गोल गोल घूमते थे ऐसे चारों तरफ। तो ये जो मोटर हम लगाते थे मेटल का, ये मेटल ऐसे गोल गोल घूमता था, जैसे बोरिंग करते समय हमारा रॉड घूमता है। तो इसको घुमाने के लिए घोड़े ही इस्तेमाल किए जाते थे, घोड़े। तो घोड़े जब ऐसे गोल गोल घूमेंगे तो मोटर भी गोल गोल घूमेगा। अब घोड़े को बहुत फास्ट घुमाते थे हम ऐसे गोल गोल, बहुत फास्ट, तो उससे जुड़ा हुआ ये रॉड भी बहुत फास्ट ऐसे घूमता था और ये बोर करता था। तो उन्होंने ये देखा कि जब ये इसको बोर करता है, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, और कैनन यानी तोप भी मेटल है। एक मेटल में एक मेटल से हम ऐसे रगड़ के बोर कर रहे हैं। तो उन्होंने ये देखा कि ये जो रगड़ रहा है ये गर्म हो जाता है बहुत जल्दी। समझ आया? ये क्या होता था, जैसे ही हम इसको ऐसे रगड़ेंगे, घुमाएंगे, गर्म हो जाएगा। और इवन हमारे घर में जो बोर होता है, ज़मीन में जो बोरिंग चलती है, ऐसे गोल गोल घूमती है रॉड, वो रॉड भी गर्म हो जाती है। अब एक मेटल के ऊपर दूसरा मेटल जब ऐसे गोल गोल घूमेगा, इसको छेद करेगा, तो ये भी गर्म हो जाएगा, ये भी गर्म हो जाएगा। अब वहाँ जब उन्होंने पूछा कि ये गर्म काहे हो गया, ये रॉड क्यों गर्म हो गया, तो वहाँ पर आसपास जितने लोग थे उन्होंने ये बताया कि देखो भैया, इस तोप के अंदर, ये मेटल है ना, इसके अंदर एक ना दिखने वाला फ्लूइड होता है। क्योंकि ये जो स्टोरी बनाई गई थी ये बहुत पुराने ज़माने से चली आ रही थी कि एक इनविजिबल फ्लूइड होता है जो जिस बर्तन में चला जाता है उसका टेम्परेचर बढ़ा देता है और जिस बर्तन से निकल जाता है उसका टेम्परेचर कम कर देता है, ठीक है। तो तोप के अंदर, कैनन के अंदर एक इनविजिबल फ्लूइड होता है जिसको कैलोरिक बोलते हैं। वो कैलोरिक इस मेटल में चला गया, इसके कारण से ये मेटल गर्म हो गया। लेकिन बात उनको समझ में नहीं आई, हजम नहीं हुआ, उनको पसंद नहीं आया और उन्होंने डिसएग्री किया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई लिक्विड इसके अंदर जाती
लिक्विड या फ्लूइड इसके अंदर जाती तो इसका अपना मास बढ़ जाता। अगर ये कोई चीज़ होती, अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर जाएगी तो इसका अपना मास क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन उन्होंने देखा इसका मास नहीं बढ़ा, तो मास नहीं बढ़ा इसका मतलब है इसके अंदर कोई चीज़ नहीं आई। समझ आया? और इसमें से अगर निकल के इसके अंदर कोई चीज़ गई है तो तोप का अपना मास क्या होना चाहिए था, कम हो जाना चाहिए, क्योंकि किसी चीज़ से अगर कुछ चीज़ निकल जाएगी तो मास क्या हो जाएगा, कम। और किसी चीज़ में जब कोई चीज़ एंटर करेगी तो उसका मास क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो उन्होंने देखा इसका मास ना तो बढ़ता है, इसका मास ना तो घटता है। तो फिर जाहिर सी बात है कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो एक बॉडी से निकल के दूसरे बॉडी में जाए और उसको गर्म कर दे, यानी कैलोरिक जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो ये चीज़ उनके दिमाग में थोड़ा सा खटक गया और उन्होंने फिर इसके एक्सपेरिमेंट किए, कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए। बाद में उनको पता चला 1798 के आसपास, 1798 के आसपास उनको समझ में आया कि देखो यार, हम लोग जब हाथ को ऐसे करते हैं, फ्रिक्शन, रगड़ रहे हैं, रबिंग, तो हमारे हाथ भी गर्म हो जाते हैं और थोड़ी देर के बाद ठंडे हो जाते हैं। वही काम यहाँ पर हो रहा है, जितनी देर तक ये गोल गोल घूमता है इसके कांटेक्ट में, उतनी देर तक ये गर्म रहता है, बाद में ठंडा हो जाता है। तो ये गर्म कहाँ से हो गया? तो जाहिर सी बात है घुमाने से हो गया। अब इसको घुमा कौन रहा है? तो आंसर है घोड़े घुमा रहे हैं। तो घोड़े जब इसको घुमाते हैं तो घुमाने में कुछ एनर्जी खर्च होती है। घोड़ा खाना पीना खाता है, ताकत बढ़ाता है, जब उसके पास एनर्जी आती है तभी वो गोल गोल घूमता है, और इस मशीन को भी गोल गोल घुमा रहा है। तो इसका मतलब है इसको ताकत कहाँ से मिल रही है? हॉर्स से मिल रही है। तो यहाँ पर जो हीट पैदा होती है, हमारा जो मोटर है, स्टील है या मेटल है, ये गर्म होता है, तो इसको ताकत कहाँ से मिलती है गर्म होने की? आंसर है हॉर्स से। तो ये किसका पावर यूज हो रहा है यहाँ पर हीट को जनरेट करने के लिए? आंसर है हॉर्स। तो उन्होंने ये बोला कि तोप में से कोई चीज़ निकल के यहाँ नहीं जाती तो फिर ये गर्म कैसे होता है? तो आंसर है ये जो हॉर्स यहाँ घूम रहे हैं, अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हैं, इन हॉर्स के कारण ये गर्म होता है, क्योंकि यहाँ पर ये पावर देते हैं इसको, तभी ये घूमता है। तो इसका पावर इस रॉड को गर्म करता है। ये चीज़ समझ आया कि क्योंकि कोई वस्तु तो होती नहीं जो निकल के किसी वस्तु में जाएगी, अदरवाइज उसका मास इंक्रीज हो जाता। तो यहाँ उनको समझ में आया कि जो मेहनत कर रहे हैं, जो अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हैं, उनके कारण ये रॉड गर्म हो जाता है। अगर इस पर वर्क न किया जाता, इसको न घुमाया जाता, तो ये गर्म नहीं होता। तो ठीक है, ये बात आम आदमी ने कही, आई गई बात चली गई, समझ में नहीं आया, लोगों को ये बात पसंद नहीं आया। बाद में जब न्यूटन का टाइम आया, न्यूटन ने जब राइटअप्स लिखे, तो न्यूटन ने भी यही बात लिखी कि कैलोरिक नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ये थ्योरी सही थ्योरी नहीं है। और उनके बाद फिर 1840-1850 के आसपास जूल ने एक्सपेरिमेंट किया, थर्मल एक्सपांशन के थर्मल एक्सपेरिमेंट किए, हीट से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किए, जूल्स लॉ बनाए। तब जाकर के ये बात सिद्ध हो गई कि भैया कैलोरिक जैसी कोई चीज़ नहीं होती, कोई चीज़ किसी बॉडी से निकलती नहीं, कोई चीज़ किसी बॉडी में जाती नहीं कि उसके टेम्परेचर को बढ़ा दे। जूल ने एक्सपेरिमेंट करके बताया कि मैकेनिकल एनर्जी को हम, ये जब हम हाथ ऐसे रगड़ते हैं तो हम कौन सी एनर्जी खर्च करें? हमारी बॉडी में कौन सी एनर्जी है? मस्कुलर एनर्जी। उस मस्कुलर एनर्जी से हम हाथ चला रहे हैं। किसी भी काम को करना, किसी भी एक्शन को करना, उसके लिए जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो हम कौन सी एनर्जी खर्च कर रहे हैं? मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी खर्च करते हैं तो हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं, गर्म हुए, हीट पैदा हुआ, तो हीट भी एक टाइप की एनर्जी है। तो हमारी जो मस्कुलर एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, और ये मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? हीट एनर्जी में। तो हीट बेसिकली क्या चीज़ होनी चाहिए? एनर्जी जो पहले किसी दूसरे रूप में थी, बाद में हीट के रूप में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तब जाकर के जूल ने जब एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने बताया कि बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी हीट में चेंज होती है, तो हीट भी क्या चीज़ होगी? एनर्जी होगी। ये कोई वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट कैलोरिक जैसी नहीं होती होगी, कोई लिक्विड नहीं होता होगा। ठीक है, तब फिर उस टाइम से हम लोगों ने हीट को क्या मानना शुरू कर दिया कि हीट क्या चीज़ होती है? एनर्जी होती है, कोई मटेरियल नहीं होती। हमारी ये दुनिया दो तरह की चीज़ों से मिलकर के बनी हुई है, या तो मटेरियल है, मैटर, जितनी भी चीज़ें आपको अपनी चारों तरफ आसपास दिखती हैं, या अपने सेंस ऑर्गन की हेल्प से जिन चीज़ों को आप सेंस कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं मटेरियल। और जो चीज़ें आँख से नहीं दिखती लेकिन वर्क करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, तो ऐसी चीज़ें क्या कहलाती हैं? रेडिएशन या एनर्जी। जैसे सन से आने वाली धूप, उसके पास काम करने की ताकत होती है कि नहीं? सपोज करिए अगर सन से कोई धूप ना आए तो क्या हमारी ज़मीन में कोई पेड़ पौधे उगेंगे? हम जिंदा रहेंगे? न तो पानी गर्म होगा, न भाप बनेगा, न बरसात होगी, न पेड़ पौधे उगेंगे, न अनाज उगेगा, सब बंद। न चारा उगेगा, मवेशी मर जाएंगे, सारे जानवर मर जाएंगे। समझ में आ रहा है? पानी का फ्लो नहीं होगा, पानी बरसेगा नहीं। तो अगर धूप नहीं आई, लाइट नहीं आया, गर्मी नहीं आई, तो पूरी दुनिया रुक जाएगी और यहाँ लाइफ एग्जिस्ट नहीं होगा। तो धूप हमको बराबर चाहिए। तो धूप के पास वर्क करने की कैपेबिलिटी है, और धूप आप हाथ से नहीं पकड़ सकते, आप उसको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। तो फिर ये क्या है?
जिस चीज़ को आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें होती है मटेरियल। और जिस चीज़ को आप नहीं देख सकते, टच नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, फील तो कर सकते हैं, यानी पकड़ नहीं सकते, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन वो एनर्जी है, वो वर्क कर सकती है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी, रेडिएशन या एनर्जी। समझ में आया? तो हमारी ये दुनिया दो तरह की चीज़ों से मिलकर के बनी है, या तो मटेरियल या तो एनर्जी। तब हमने क्या बनाया कि यहाँ देखिए, अब ये गर्म बर्तन को जब हम ठंडे पानी में रखते हैं और ये ठंडा हो जाता है और ठंडा पानी गर्म हो जाता है, तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें से कुछ चीज़ निकल के पानी में चली जाती है और पानी को गर्म कर देती है। वो जो चीज़ निकल के जाती है उसको पहले हम क्या बोलते थे? कैलोरिक, यानी इनविजिबल लिक्विड या फ्लूइड। अब से हमने उसका नाम चेंज कर दिया। जो चीज़ गर्म बर्तन से निकल के ठंडे बर्तन में जाएगी और उस ठंडे बर्तन को गर्म कर देगी, उस चीज़ को क्या बोलेंगे? हीट। और हीट अब क्या है? कैलोरिक है, इनविजिबल फ्लूइड है या एनर्जी है? आंसर है एनर्जी। सो व्हाट इज हीट? हीट इज एनर्जी। समझ आया? हीट क्या चीज़ है? हीट एनर्जी है, जो कहाँ से कहाँ फ्लो होती है? गर्म बर्तन से ठंडे बर्तन की तरफ। समझ आया? जब भी आप किसी दो ऑब्जेक्ट को आपस में कांटेक्ट में लाओगे, टच करोगे, जैसे इस गर्म बर्तन को हमने ठंडे पानी से कांटेक्ट में मिला दिया, ला दिया, टच करवा दिया, तो हीट हमेशा गर्म बॉडी से ठंडे बॉडी की तरफ फ्लो हो जाएगी। आया समझ में? या हीट वो एनर्जी होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के गर्म होने का हमको एहसास दिलाती है, फीलिंग दिलाती है। सो व्हाट इज हीट? हीट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच लेट अस नो द हॉटनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। समझ आया? ये वो एनर्जी होती है जिसके कारण हमको किसी भी ऑब्जेक्ट के गर्म होने का एहसास होता है। और ये कहाँ से कहाँ फ्लो होती है? आंसर है ये गर्म बर्तन से ठंडे बर्तन की तरफ फ्लो होती है। तो हीट के फ्लो होने की डायरेक्शन क्या हो गई? इट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी। तो इसका मतलब ये है हीट के फ्लो होने के लिए हमको दो बॉडी चाहिए, क्योंकि एक बॉडी होगा तो हीट काहे को कहीं जाएगा? दो बॉडी हैं, दो बर्तन हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं, तो हीट फ्लो होगा। और हीट फ्लो होने के लिए कंपलसरी चीज़ क्या है कि दो बॉडी होना चाहिए, दोनों बॉडी का टेम्परेचर अलग अलग होना चाहिए। अगर दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम हो गया तो हीट फ्लो नहीं होगी। जैसे पानी को अगर आपको फ्लो कराना है तो पानी का एक लेवल, एक जगह का लेवल ऊंचा होना चाहिए, एक नीचा होना चाहिए, तभी पानी ऊंचाई से नीचे की तरफ जाता है। अगर दोनों लेवल बराबर हो जाएं तो पानी किधर जाएगा? न पानी इधर जाएगा, न पानी इधर जाएगा। तो जिस तरह पानी को फ्लो होने के लिए एक लेवल हाई चाहिए, एक लेवल लो चाहिए, तब पानी फ्लो होता है। बिल्कुल इसी तरह से हीट को फ्लो होने के लिए एक बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, एक बॉडी का टेम्परेचर कम होना चाहिए। तो ज़्यादा टेम्परेचर वाली बॉडी में ज़्यादा हीट होगा, वो हीट फ्लो होकर के कहाँ चली जाएगी? कम टेम्परेचर वाली बॉडी में, जहाँ हीट कम होगा। तो हीट के फ्लो होने का नियम क्या हो गया? इट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी। और हीट कब फ्लो होगा? जब दो बॉडी का टेम्परेचर एक जैसा होगा या अलग अलग होगा? अलग अलग। तो देयर मस्ट बी द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडी डिफरेंट। समझ आया? दोनों बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंट होना चाहिए, तभी हीट फ्लो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझ आ गया? तो ये हीट का डेफिनेशन है। सबसे पहले हम हीट को डिफाइन करते हैं। चलिए नोट कर लेते हैं व्हाट इज हीट। ठीक है, तो ये हमने अलग अलग डेफिनेशन बना दी है हीट की। आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज हीट, तो आप इन तीनों लाइन में से कोई भी एक लाइन लिखेंगे, आपका हीट डिफाइन हो जाएगा। सो व्हाट इज हीट? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कॉजेस चेंज इन टेम्परेचर। हीट वो एनर्जी का रूप होता है जिसके कारण किसी बॉडी का टेम्परेचर बदल जाता है। कैसे? ये एक बॉडी है, एक बर्तन है, इसमें हीट आ गई तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये एक बॉडी है जिसमें से हीट निकल गई तो इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर चेंज हुआ, बढ़ता भी है, घटता भी है हीट के आने जाने से। तो हीट वो एनर्जी होती है जिसके कारण किसी भी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाता है। तो हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कॉजेस चेंज इन टेम्परेचर। जिसके कारण टेम्परेचर चेंज होता है वो एनर्जी हीट कहलाती है। हीट इज दैट एनर्जी विच गिव्स फीलिंग ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हीट वो एनर्जी होती है जो हमको एहसास दिलाती है किसी ऑब्जेक्ट के गर्म होने का। गर्म है, ठंडा है, हीट के कारण। समझ आया? अगेन, हीट इज दैट एनर्जी विच इज ट्रांसफर्ड ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। हीट वो एनर्जी होती है जो किसके कारण फ्लो होती है? दो ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण। समझ आया? अगर दो बर्तन का टेम्परेचर सेम हो तो हीट नहीं फ्लो होगी, लेकिन अगर दो बर्तन का टेम्परेचर अलग अलग है और हमने उसको जोड़ दिया तो हीट फ्लो हो जाएगी। कहाँ से कहाँ हीट फ्लो होती है? हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी। इसको भी नोट कर लेते हैं। हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी to lower temperature body।
ठीक है, उम्मीद है याद रहेगा। हीट हमेशा गर्म बॉडी से ठंडे बॉडी की तरफ फ्लो होती है। हम चाहें तो इसको डायग्राम में भी इस तरह दिखा सकते हैं, जैसे ये हॉट बॉडी है और ये कोल्ड बॉडी। तो हॉट बॉडी से एक एनर्जी निकलेगी और कोल्ड बॉडी में चली जाएगी। ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी क्या है? हीट। और ये हॉट से कोल्ड की तरफ फ्लो होती है। तो ये डायग्राम भी आप बना लेंगे साथ में। दिस इज द एनर्जी विच फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ठीक है। अच्छा, हीट जिस बॉडी में चली जाएगी उस बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और हीट जिस बॉडी से निकल जाएगी उस बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा। ठीक है, इसको भी नोट कर लेते हैं। जिस बॉडी में हीट जाएगी उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और जिस बॉडी में हीट निकल जाएगी जिस बॉडी से, उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। When heat enters in body, क्या होगा? टेम्परेचर राइजेस या टेम्परेचर इंक्रीज। और दूसरा, when heat leaves, लीव्स यानी निकलना, लीव्स आउट द बॉडी। तो इसका इफेक्ट क्या होगा? अगर हीट किसी बॉडी से निकल जाती है तो क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीजेस। ठीक, तो टेम्परेचर कम हो जाता है। हीट के बेसिस पर हम टेम्परेचर को फिर से डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे व्हाट इज टेम्परेचर, तो इसका जवाब क्या देंगे आप? देखिए, टेम्परेचर किसी भी बॉडी की, किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी होती है जो हीट को फ्लो करने के लिए उसकी डायरेक्शन को डिसाइड करती है। समझ आया? टेम्परेचर किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जो हीट के फ्लो के डायरेक्शन को डिसाइड करती है कि हीट किधर फ्लो होगा। टेम्परेचर वो प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जैसे ये दो बॉडी है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा, इसका टेम्परेचर कम है, तो हीट किधर फ्लो होगा? ज़्यादा टेम्परेचर वाली बॉडी से कम टेम्परेचर वाली बॉडी में। तो टेम्परेचर वो गुण है ऑब्जेक्ट का जो हीट के फ्लो को डिसाइड करती है। अगर इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, इसका कम हो जाए, तो फिर हीट ऐसे फ्लो होगी। तो टेम्परेचर को हम हीट के बेसिस पे फिर से डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज टेम्परेचर? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल या बॉडी विच डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट इफ द टू बॉडी आर इन कॉन्टैक्ट एंड इफ द टर्म्स आर परमिसिबल। यानी अगर हीट फ्लो वहाँ पर अलाउ है, परमिसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर हीट ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आप दो बॉडी कॉन्टैक्ट में रखते हो तो ज़्यादा टेम्परेचर वाली बॉडी से कम टेम्परेचर वाली बॉडी में हीट चली जाएगी। तो टेम्परेचर को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। मैं उसको नोट कर देता हूँ, आप लिख लीजिए। हाँ जी, ठीक है। तो इस तरह से हम टेम्परेचर को डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज टेम्परेचर? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। कि हीट किधर से किधर फ्लो होगी, कौन डिसाइड करता है? बॉडी का टेम्परेचर। तो टेम्परेचर वो गुण होता है किसी बॉडी का, किसी मटेरियल का, किसी सब्सटेंस का, जो हीट के फ्लो की डायरेक्शन को डिसाइड करवाता है। तो आप मटेरियल की जगह सब्सटेंस यूज़ कर सकते हैं, बॉडी यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपकी बुक में पेज नंबर 36 में सबसे ऊपर एक कॉलम लिखा हुआ है डिस्कस। वहाँ पर ये पूछा गया हमसे कि अगर हम किसी बॉडी को ऐसे छूते हैं तो वो हमको गर्म क्यों लगता है, ठंडा क्यों लगता है। ठीक, ऐसे जैसे इस ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे टच किया तो ये मेरे को गर्म लगेगा या ठंडा लगेगा, तो क्यों लगेगा। एक बॉडी अगर गर्म लगता है तो काहे लगता है, एक बॉडी ठंडा लगता है तो क्यों लगता है। जैसे हम गर्म चाय के प्याले को ऐसे छूते हैं तो गर्म लगता है, और बर्फ़ से भरे हुए प्याले को छूते हैं तो ठंडा लगता है। तो ऐसा क्यों लगता है, दोनों में क्या अंतर है, ज़रा इसको एक्सप्लेन करिए। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? जो बर्तन आपको गर्म लगता है उसमें क्या ज़्यादा है, उसमें हीट ज़्यादा है, और हीट क्या है, एनर्जी। समझ आया। और जो बर्तन आपको ठंडा लगता है उसमें क्या ज़्यादा नहीं है, हीट ज़्यादा नहीं है, इसलिए उसका टेम्परेचर कम है। तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, अभी अभी हम यहाँ लिख रहे थे व्हेन हीट एंटर्स इन द बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो जिस बॉडी में हीट ज़्यादा होगा, ए बॉडी विथ एक्सेस हीट हैविंग हायर टेम्परेचर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, ए बॉडी विथ एक्सेस हीट, जिसमें ज़्यादा हीट होगा उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ए बॉडी विथ मिनिमम हीट
हैविंग इट्स टेम्परेचर मिनिमम। जिसमें हीट कम होगा उसका टेम्परेचर कम होगा। समझ में आया? तो अगर हम गर्म चीज को छूते हैं तो हमको गर्म लगता है। तो क्यों लगता है? क्योंकि उसमें हीट ज्यादा है। अगर हम ठंडी चीज को छूते हैं तो क्यों ठंडा लगता है? क्योंकि उसमें से हीट निकल चुकी है, इसलिए वो ठंडा लगता है। या इसका दूसरा कंक्लूजन सुनिए, दूसरे तरीके से इसको कैसे समझेंगे। एक गर्म चीज को आप हाथ लगाते हो, ध्यान से समझना। एक गर्म चीज को जैसे ही आप हाथ लगाते हो तो ध्यान से समझिए, इसका टेम्परेचर कैसा है? ज्यादा, क्योंकि ये गर्म है, गर्म चाय का प्याला। और आपकी अपनी बॉडी का टेम्परेचर कैसा है? इससे कम। ध्यान से समझना ना इस चीज को। ये गर्म चाय का प्याला है और ये आपका हाथ, दोनों में कौन ज्यादा गर्म है? ये चाय का प्याला कि आपका हाथ? हमने पिछली क्लास में बात किया है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। और चाय जब गर्म होता है तो उबलने के बाद गर्म होता है, और उबलते हुए पानी का टेम्परेचर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो 37 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, कौन ज़्यादा गर्म हुआ? चाय का प्याला। जैसे ही आप चाय के प्याले को टच करते हो, आपने कांटेक्ट कर दिया, कांटेक्ट बना लिया। और जैसे ही कांटेक्ट बना, कौन सी दो चीज़ों का कांटेक्ट बना? एक वो बॉडी जिसका टेम्परेचर हाई है और एक वो बॉडी जिसका टेम्परेचर इसके कंपेरिजन में लो है। हाई बॉडी, लो बॉडी जब भी कांटेक्ट में आएंगी क्या होगा? हीट फ्लो होगी। देखिए, हॉट बॉडी, कोल्ड बॉडी जब भी कांटेक्ट में आएंगी, जैसे ही आप इनको जोड़ोगे क्या होगा? हीट फ्लो होगी। कहां से कहां हीट फ्लो होती है? हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी की तरफ। तो जैसे ही आप एक गर्म चीज को छूते हो, कांटेक्ट बनाते हो, ये हॉट बॉडी हायर टेम्परेचर, ये कोल्ड बॉडी लोअर टेम्परेचर, आपने कांटेक्ट बना दिया, हीट कहां से कहां फ्लो होगी? हायर टेम्परेचर बॉडी से कोल्डर टेम्परेचर बॉडी में हीट फ्लो हुई। तो इसकी जो हीट है वो आपकी बॉडी में घुस गई हाथ के थ्रू। तो आपको क्या लगेगा? गर्म लगेगा, क्योंकि आपकी बॉडी में कौन घुस रहा है? हीट, एंड हीट इज एनर्जी। जिस बर्तन में हीट चला जाएगा वो बर्तन गर्म हो जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो जैसे ही आप इसको छूने के बाद हाथ हटाओगे, ये हाथ गर्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें हीट चली गई है और इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो भले आपके इधर की बॉडी का टेम्परेचर 37 हो, लेकिन इसका टेम्परेचर 50 डिग्री पहुंच गया। समझ में आया? तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने क्या कर दिया? एक हॉट बॉडी के साथ एक कोल्ड बॉडी को कांटेक्ट कर दिया, टच करा दिया। तो हॉट बॉडी से हीट निकल के कहाँ चली गई? कोल्ड बॉडी में, और कोल्ड बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा दिया, इसलिए वो हमको गर्म लगता है छूने में। और यही चीज अगर आपने बर्फ के प्याले को छुआ तो जरा सोच के बताइए क्या होगा। अब ये बर्फ का प्याला है और ये आपका हाथ, कौन ज्यादा गर्म? तो जाहिर सी बात है, हमारे हाथ का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस और बर्फ 0 डिग्री पे जमता है, तो ये कम ठंडा, ये बहुत ठंडा है, यानी इसका टेम्परेचर बहुत कम है और ये टेम्परेचर ज्यादा है 37 डिग्री। जैसे ही आपने टच किया क्या होगा? क्या होगा? तो गर्म बॉडी से हीट निकलेगी, हायर टेम्परेचर से हीट निकलती है लोअर टेम्परेचर बॉडी में। तो हमारी बॉडी से हीट निकल के इसमें घुसेगी, बर्फ के प्याले में, तो बर्फ का प्याला थोड़ा गर्म हो जाएगा। अब वो बर्फ है तो उसको छूने में उतना एहसास होता नहीं कि उसको बहुत ज़्यादा हीट चाहिए पिघलने के लिए। समझ में आया? लेकिन आपकी बॉडी में से हीट निकल गई, क्या सबूत है? हाथ हटाइए और दूसरे हाथ से यहाँ टच करके देखिए, ये ठंडा हो जाएगा। क्यों ठंडा हो गया? क्योंकि यहाँ से हीट निकल गई, जहाँ से हीट निकल जाती है उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है। समझ में आ गया? तो ये आगे उसमें क्वेश्चन भी पूछा है कि जब आप गर्म प्याले को छूते हैं तो हीट के फ्लो की डायरेक्शन क्या होती है? गर्म बॉडी से ठंडे बॉडी की तरफ, यानी उस समय चाय के प्याले में से हमारी बॉडी में हीट ट्रांसफर हो रही है। और जब हम ठंडे प्याले को छूते हैं तो अब हमारा हाथ गर्म है और ये ठंडा है, तो हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगी? उसके डायरेक्शन की फ्लो किधर होगी? तो आंसर है हमारी बॉडी से हीट निकल के इस प्याले में जाएगी। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। समझ गए? अच्छा, अब हम हीट को नापेंगे किस में? जैसे हर चीज को हम नापते हैं, अगर हमने आपको सब्जी लेने भेजा तो आप सब्जी को किस में नाप के लाओगे? तराजू में तौलाते हो, और सब्जी किस में नापते हो? किलोग्राम में। और सब्जी का क्या नाप रहे हैं? किलोग्राम में, मास। किसी चीज की लंबाई नापनी है तो लंबाई हम किस में नापते हैं? मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, किलोमीटर में। समझ आया? उसी तरह से हीट भी एक मेजरेबल क्वांटिटी है, भले वो एनर्जी है, आंख से नहीं दिखती, कोई बात नहीं, लेकिन फिजिक्स में हर चीज हम इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि उसको हम नाप लेते हैं। तो हीट को भी हम मेजर कर सकते हैं। तो हीट को हम किस में नापेंगे? तो हीट को नापने के लिए हमने जो पुरानी यूनिट बनाई थी, उस पुरानी यूनिट को हम बोलते हैं कैलोरी। क्या? कैलोरी। अब इसको समझिए क्या है जल्दी से। यहां पर पहले मेंशन कर लेते हैं, ये जो यूनिट हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल यूनिट है, यानी आज के डेट में जिस यूनिट में हम हीट को नापते हैं वो यूनिट नहीं है। पुराने जमाने में जिसमें हम हीट को नापते थे वो कौन सी थी? कैलोरी। बाद में वो फेल होगी, अभी हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, कैलोरी। इसको बोलेंगे सीजीएस सिस्टम। सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सीजीएस सिस्टम में, या इसको ऐसे लिखिए, यूनिट ऑफ हीट इन सीजीएस सिस्टम। यूनिट ऑफ हीट
इन CGS सिस्टम। इस किस में नापते थे? इसको हम नापते थे कैलोरी में, RIE, ठीक। और इसके लिए हमने सिंबल बना रखा था पहले CAL, ये सिंबल था कैलोरी का। तो किस में नापते थे हम लोग हीट को? कैलोरी में, ठीक है। अब जैसे अगर हमको किसी चीज़ का मास तौलना है तो हम कितना मास लेना पसंद करते हैं? आंसर है 1 kg, 1 किलोग्राम। लेंथ अगर नापना है तो किससे नापते हैं? 1 मीटर से। फिर भले अगर लंबा डिस्टेंस है तो 1 मीटर को बार बार रिपीट करके कंपेयर कर लेते हैं कि 1 मीटर से कितने गुना लेंथ है। अगर 1 मीटर से 5 गुना ज़्यादा लंबा लेंथ है तो उसको क्या बोलेंगे? 5 मीटर। 1 किलो से अगर 5 गुना ज़्यादा मास है तो उसको क्या बोलेंगे? 5 किलो, 5 kg। उसी तरह से अगर हमने हीट की यूनिट कैलोरी बनाई है तो हमको ये पता होना चाहिए कि 1 कैलोरी कितने हीट को बोलते हैं, ठीक है। जैसे 1 kg कितने मास को बोलते हैं ये आपको पता है क्या? आप 1 किलो का बांट अपने हाथ में रखिए तो वो बांट आपके हाथ को दबाएगा। तो जितने फोर्स से 1 किलो का बांट, 1 kg का बांट आपके हाथ को दबा रहा है, वो फोर्स कितना है? आंसर है 1 kg। तो 1 kg का मास आप जब हाथ में रखते हो तो आपको फीलिंग हो जाती है कि ये 1 किलो है, 1 kg है। समझ आ रहा है? इसी तरह से 1 मीटर इतना बड़ा होता है। ये आप कपड़ा खरीदने जाते हो तो दुकानदार इतना बड़ा मीटर स्केल निकालता है और कपड़े को नाप नाप के काटता है, इतना बड़ा होता है 1 मीटर, यानी 100 सेंटीमीटर। समझ आया? तो हमको 1 मीटर की लंबाई पता है, हमको 1 किलो का बांट पता है, 1 kg कितना होता है। उसी तरह से अगर हमने हीट की यूनिट कैलोरी बनाई है तो हमको पता होना चाहिए कि 1 कैलोरी कितने हीट को बोलते हैं। तो इसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है, और ये आपके क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं आपसे एग्जाम में, 1 कैलोरी या 1 किलो कैलोरी, ठीक है। किलो कैलोरी भी हम लोग प्रैक्टिकल यूनिट यूज करते हैं। देखिए किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी, इसको ऐसे पढ़ते हैं 1 किलो कैलोरी। ये किलो का मतलब होता है 1000, तो इसको हम लिख देते हैं 1000 कैलोरी। बस 1 किलो कैलोरी कितना होता है? 1000 कैलोरी। तो हमने ये जो यूनिट बनाई है कैलोरी या किलो कैलोरी, ये क्या चीज होता है? 1 कैलोरी या 1 किलो कैलोरी क्या चीज होगा, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? कितना हीट होता होगा? जैसे 1 kg का मास कितना होता है हाथ में रखने से पता चल जाता है। 1 मीटर का स्केल कितना बड़ा होता है, ऐसे यहाँ से यहाँ तक स्केल पटरी लगाने से समझ में आ जाता है 1 मीटर है। तो उसी तरह से अगर हम हीट को कैलोरी में नाप रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि 1 कैलोरी हीट कितनी हीट होती है, किस हीट को, कितनी गर्मी को 1 कैलोरी की गर्मी या 1 कैलोरी का हीट बोला जाएगा। तो इसका तरीका सुनिए। इसका तरीका ये है कि एक छोटे से गिलास में 1 ग्राम पानी लीजिए। कितना? 1 ग्राम। ग्राम में पानी लेना है क्योंकि ये हम किस सिस्टम में बात कर रहे हैं? CGS सिस्टम। CGS सिस्टम का मतलब होता है लेंथ आपको सेंटीमीटर में नापना है, मास आपको ग्राम में नापना है और टाइम आपको सेकंड में नापना है। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, लेंथ, मास, टाइम। समझ गए? तो कितना पानी लेना है? 1 ग्राम, 1 ग्राम। और उस पानी को गर्म करिए और उसमें थर्मोमीटर डाल दीजिए। थर्मोमीटर हमको क्या बताता है? टेम्परेचर का चेंज। उसमें स्केल ऐसे बना रहता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री। बुखार तो चढ़ा होगा, थर्मोमीटर तो सब देखे होंगे। तो 1 ग्राम पानी लीजिए, 1 ग्राम पानी, और उसको गर्म करिए और उसमें थर्मोमीटर लगा दीजिए। थर्मोमीटर को देखते रहिए। थर्मोमीटर का नॉर्मल, जैसे हमारा रूम है तो रूम का टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री। तो थर्मोमीटर की रीडिंग कहाँ पे होगी? 25 डिग्री सेल्सियस पर। अब हमने उसको डाल दिया 1 ग्राम पानी के बर्तन में और पानी को गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करेंगे तो क्या होगा? पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जो थर्मोमीटर उसमें डाला हुआ है वो टेम्परेचर दिखाएगा कि नहीं बढ़ता हुआ? तो आपको कितना गर्म करना है? हमको इतना गर्म करना है कि अगर थर्मोमीटर की रीडिंग 25 डिग्री सेल्सियस पर है और हम आग जला दिए गर्म कर रहे हैं तो वो मरकरी, वो रीडिंग 25 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस चली जाए। यानी कितना गर्म किया हमने? 25 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस चला गया तो कितना गर्म किया? 1 डिग्री सेल्सियस। 25 से 26 कितना ज़्यादा होता है? 1। तो बस यही हमको करना है। 1 ग्राम पानी लेना है और उसको इतना गर्म करिए, इतना हीट दीजिए कि उसका टेम्परेचर कितना बढ़ जाए? 1 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया? हीट कैसे दोगे? आग जला के। हीट का सोर्स तो अग्नि है जी, अग्नि देवता जो हमारे हैं, ठीक है। तो हमको 1 ग्राम पानी को गर्म करना है। गर्म करना मतलब आग जलाना, आग जलाना मतलब उसको हीट देना। तो गर्म करने के लिए हम लोग क्या देते हैं? हीट एनर्जी देते हैं पानी को। तो 1 ग्राम ऑफ वाटर को आपने हीट दिया और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ गया। तो जितनी हीट आपने दी टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, वो हीट कहलाएगी 1 कैलोरी। समझ में आया? तो 1 कैलोरी कितने हीट को बोलते हैं? आंसर है ये वो हीट होता है जो 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा दे।
समझ आया? अब हम इसको लिख लेते हैं टेस्ट में, ठीक, नोट कर लीजिए मेरे साथ। ठीक है, नोट कर लीजिए, डिफाइन 1 कैलोरी हीट या डिफाइन 1 किलो कैलोरी हीट, ये दो क्वेश्चन दोनों तरह से पूछा जा सकता है। तो 1 कैलोरी हीट या 1 किलो कैलोरी हीट किसको बोलेंगे? तो आंसर है ये वो हीट की क्वांटिटी होगी जो 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए दी जाएगी। 1 ग्राम पानी को इतना गर्म करिए, इतना हीट दीजिए कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाए, तो जितना हीट आपने उसको दिया वो हीट क्या कहलाएगी? 1 कैलोरी या 1 किलो कैलोरी, दोनों के लिए डिफाइन कर सकते हैं। पुरानी बात हो चुकी है, कोई नहीं पूछता, ठीक है। तो इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री केल्विन, 1 केल्विन भी बोल सकते हो, क्योंकि पिछली क्लास में हमने बताया था 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करना या 1 केल्विन गर्म करना, दोनों की हाइट बराबर होती है, तो दोनों टेम्परेचर बराबर होते हैं। तो आप चाहें तो 1 डिग्री सेल्सियस लिख लीजिए या 1 केल्विन लिख लीजिए, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। लेकिन ये पुरानी यूनिट है सीजीएस सिस्टम में, आज के डेट में हम इस यूनिट पे काम नहीं करते। देखिए, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी के लाखों तरह के फॉर्मेट हैं, हजारों लाखों तरह के एनर्जी होती है। तो क्या इतनी तरह की एनर्जी होती है तो हर एनर्जी के लिए हम अलग अलग यूनिट बनाते फिरेंगे? आंसर है नहीं। तो जब हमको पता चला कि हीट जो है एनर्जी का ही एक रूप है, तो एनर्जी के लिए हमने ना कॉमन यूनिट बना रखी है, और उस यूनिट का हमने नाम रखा है जूल, ऑन द ऑनर ऑफ ग्रेट साइंटिस्ट जूल। तो साइंटिस्ट थे हमारे जूल, उनके ऑनर में हमने हीट की यूनिट क्या रखी है? जूल रखी है, जिन्होंने हीट पे सबसे ज्यादा वर्क किया था। तो अब आप नोट कर लीजिए, ये हमारा आंसर कंक्लूड हो गया यहां तक ना। एसआई यूनिट जो हम लोग यूज करते हैं, हीट हम किस में नापेंगे? जूल में नापेंगे। सो एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल, JULE। जब आप वर्ड में लिखेंगे जूल तो स्मॉल लेटर में लिखेंगे, सारे लेटर स्मॉल लेटर होना चाहिए। साइंटिस्ट के नाम के ऊपर जो भी यूनिट आती है, जब उसको ऐसे शब्दों में लिखते हैं तो सारे लेटर स्मॉल लेटर रहते हैं, और जब इसको सिंबल में लिखते हैं तो वो कैपिटल लेटर रहता है। तो अगर आप इसको सिंबल में लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे कैपिटल लेटर में, जूल का J बना लेंगे, ठीक है। अब ये हमने नए यूनिट बना लिया एसआई सिस्टम में, क्योंकि आज के डेट में हम लोग किस सिस्टम में काम करते हैं? एसआई सिस्टम में काम करते हैं, ठीक है। तो एसआई सिस्टम में हम जूल में नापेंगे, और सीजीएस सिस्टम में हम लोग कैलोरी में नापते थे, और दोनों हीट को ही नाप के बताती है। तो एक चीज को दो तरीके से हम नापते हैं, तो दोनों तरीकों में कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए। यस, रिलेशन है। हमने बनाया 1 कैलोरी लगभग 4.18 जूल के बराबर होता है, ठीक। रिलेशन देखिए, और ये न्यूमेरिकल में आपके काम आएगा। रिलेशन क्या होता है? 1 कैलोरी, कैलोरी को CAL लिख रहा हूं ना, इक्वल टू 4.18 जूल के बराबर होता है। 4.18 को आप 4.2 भी लिख सकते हैं, एज गुड एज। तो मोटा मोटा ये अगर लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा? 4.2 जूल के बराबर होता है, ठीक है। और अगर किलो कैलोरी लिखना चाहते हैं तो 1 किलो कैलोरी, तो किलो का मतलब 1000 होता है, तो 1000 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4.18 मल्टीप्लाइड बाय 1000 जूल, ठीक। ये इनका रिलेशन है, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हीट के बारे में हो गया, जितनी चीज़ें हीट से रिलेटेड थी सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में कवर कर ली। अब हम आगे पढ़ेंगे कि हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कैसे होती है। सो देयर आर मेथड्स, डिफरेंट मेथड्स टू ट्रांसफर द हीट फ्रॉम वन लोकेशन टू द अदर लोकेशन, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर लीजिए, और आप अपने कमेंट करके बताइए कि आपको क्या चीज़ इसमें समझ आया, क्या चीज़ नहीं समझ आया, और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना है, नहीं तो ये सीरीज़ हमको बंद करनी पड़ेगी।